हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहां पर क्लियर करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब जिले के अंदर भी होगा तबादला। जी हाँ, 37,339 भर्ती प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है और 31,000 अभ्यर्थियों के लिए जो नवनियुक्त शिक्षक ज्वाइंट हो गए हैं उनके लिए भी बेहद अच्छी खबर है कि अब जिले के भीतर भी तबादले होंगे। जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको स्कूल अलॉटमेंट हुआ था तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिली थी। अपने घर से बहुत लोग 100-100 किलोमीटर की दूर पर अपने ब्लॉक को पाए थे, या बहुत सारी और भी अनियमितताएं देखने के लिए मिली रोस्टर प्रक्रिया के चलते। तो उस आधार पर मैंने आपको पहले से ही आश्वस्त किया था कि जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया तुरंत ही प्रभावी होगी। तो ऐसे में शासन स्तर पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं अब परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर होंगे तबादले। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों के जिले के अंदर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक और एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकाय क्षेत्र में तबादले जल्द किए जाएंगे। विभाग ने इसकी नीति बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए काफ़ी समय से मांग हो रही है। शिक्षक संगठन के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी इसके लिए दबाव बनाया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया है कि सभी जिलों से जिले के अंदर तबादले के लिए रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। तो मतलब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। अब जो है जल्द ही जिले के भीतर तबादले भी होंगे, क्योंकि पठन पाठन का माहौल वैसे भी इस समय बंद है। हालांकि बीच सत्र में जिले के अंदर तबादले या अंतर जनपदीय तबादले पर रोक थी, लेकिन यहाँ पर जब सत्र का नियमितीकरण नहीं है, छात्रों का जो पठन पाठन प्रभावित नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये जिले के अंदर तबादले हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग क्या करिएगा, जो मतलब लिस्ट वगैरह हो या अपने जिले के भीतर के शिक्षकों से संपर्क साधिए। और इसमें जो है स्थानीय जो ज्ञान है वो काफ़ी आवश्यक है कि कौन व्यक्ति किस ब्लॉक में है। इसके लिए आप लोग गूगल फॉर्म वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है उसमें चॉइस लेके आप लोग एक दूसरे से म्यूचुअली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। म्यूचुअल में क्या होता है कि आपको बड़ी सहजता से आपका ब्लॉक मिल जाता है, आपका एक शिक्षक साथी आपके विद्यालय में जाता है और आप उसके विद्यालय में आते हैं। तो कुल मिलाकर इसके लिए आपको समय समय पर अपडेट जो प्रोवाइड करेंगे, तो उसके आधार पर आप लोग जो है कंफर्म हो जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और अपडेट है। टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सर्वर की गड़बड़ी दूर कर ली गई है। चयन बोर्ड ने एनआईसी के सर्वर की परेशानी की वजह से रोक दिए थे टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। चयन बोर्ड की ओर से 13 नवंबर को अचानक एनआईसी के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के चलते आवेदन प्रक्रिया रोक दी गई थी। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार एनआईसी की परीक्षा वेबसाइट के वेब सर्वर में तकनीकी समस्या दूर करने के बाद विज्ञापन संख्या 1/2/2020 प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बहाल कर दी गई है। अभ्यर्थी अब बिना किसी बाधा के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन बोर्ड की ओर से दीपावली के अवकाश के दौरान 3 दिन आवेदन प्रक्रिया रोके जाने के बाद अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि चयन बोर्ड आवेदन के लिए अंतिम तिथि आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, 3 चरणों में बीएड काउंसलिंग 19 से। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय जो बीएड संयुक्त प्रवेश काउंसलिंग का आयोजन 19 नवंबर से 3 चरणों में होगा। तो संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं संज्ञान ले लें। इसमें 1 से 50,000 तक स्टेट रैंक वाले अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। मुख्य काउंसलिंग में पहले दिन और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस बार 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इस बार अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय शून्य शुल्क का लाभ नहीं मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी निर्धारित शुल्क है वो जमा करनी होगी। अब देखिए, मुख्य अपडेट की ओर बढ़ते हैं कि आज 3 महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाइयां होनी है।
पहले हम स्टार्ट करेंगे लखनऊ खंडपीठ से। जी हाँ, लखनऊ खंडपीठ में सबसे पहले लगा हुआ है आंसर की का प्रकरण। जस्टिस पंकज मित्तल और सौरभ लावनिया जी की डिवीजन बेंच में यह मामला सुना जाएगा। एडिशनल कॉजलिस्ट में केस लगा हुआ है, तो केस सुने जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 2 से 3 बार लगभग मामला, 2 बार तो अवश्य ही मेरे संज्ञान में लिस्टेड हुआ था, जिसमें लावनिया जी ने और जो है पंकज मित्तल जी ने इस मामले को नहीं सुना था, या कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बनी थी जिनकी वजह से ये केस टेकअप हुआ, लेकिन इसमें खास सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन एडिशनल में इस बार केस लगा हुआ है, तो ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स जो भी हैं, जिनकी वजह से पहली बार काउंसलिंग जून में जो रुक गई थी, अदरवाइज अब तक तो पूरे 69,000 को ज्वाइनिंग मिल गई होती। ऑर्डर वगैरह सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व था, वो आता रहता, वो बात की बात होती। लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये केस काफ़ी जो है उस टाइम पर इफेक्टिव साबित हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि डिवीज़न बेंच से राहत भी मिली थी, और इसके बाद सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उस पर जो है एंट्री रोक लगा दी गई थी। अब इसी मामले की सुनवाई होनी है। एंट्रीम ऑर्डर पर रोक लगी है, फाइनल ऑर्डर पर रोक लगी है, एंट्रीम ऑर्डर दिया गया था। अब फाइनल ऑर्डर के खिलाफ जो है इसमें सुनवाई है। तो अभी सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो रद्द नहीं हुआ था। तो ऐसे में देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। आज डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। अब जज साहब के ऊपर डिपेंड है कि कैसे किस प्रकार से इस केस को लेते हैं और इसकी सुनवाई के आधार पर कौन सा निर्णय देते हैं। हालांकि निर्णय आने की अभी उम्मीद कम है। अभी ये थोड़ा सा केस जो है इसकी व्यापक सुनवाई होगी, क्योंकि दोनों जजेस को इस मामले को सुनना होगा पूरी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल सब पूरा मामला सुनना होगा, फिर इसके बाद ही इसके जो है एट लास्ट कुछ ऑर्डर दिए जा सकते हैं। क्योंकि पंकज कुमार जायसवाल जी ने काफ़ी हद तक इस केस को सुना था, लेकिन ये पंकज मित्तल जी के लिए नया है। तो अब दोस्तों दूसरे मामले की हम बात करेंगे। यहाँ पर दूसरा मामला जो है वो दोस्तों है आपका 31,277 की मेरिट में जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, तो उनकी जो मतलब मांग है कि भर्ती में शामिल किया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इनकी सुनवाइयाँ होनी है। अब इसमें ऐसे हाई मेरिट के अभ्यर्थी जैसे संजय कुमार की यादव की जो याचिका थी उसकी सुनवाई इसमें होगी। और पिछले दरमियान महाधिवक्ता थे और जो है शासन की तरफ से जो वकील थे उनके द्वारा ये स्वीकारा गया था कि हाँ हमारे मतलब एनआईसी की तरफ से गड़बड़ियाँ हुई हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की वजह से गड़बड़ियाँ हुई हैं, और जिनका हम अतिशीघ्र निस्तारण करेंगे और इसके बाद इसके संबंध में हम जांच करवा रहे हैं। तो अब देखते हैं, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, आज सुनवाई होनी है, तो आखिरकार जज साहब के सामने क्या कुछ बयान दिए जाते हैं या क्या कुछ प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि जांच वगैरह के संबंध में कोई इंटरनल जांच हुई हो तो वो अलग सी बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई जांच हुई है या किसी प्रकार का कोई भी कदम इस ओर उठाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होने वाला है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला इसमें दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मैटर पर सुनवाई करने के बाद इस पर ऑर्डर रिजर्व कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग ही एट लास्ट हम भर्ती करने वाले हैं, और एंट्रीम ऑर्डर के आधार पर हमने 31,277 भर्ती को कंप्लीट किया है। अब देखते हैं दोस्तों, तो तीसरा मामला जो है वो शीर्षस्थ कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग समझ ही रहे हैं, WPC है, अमन देशवाल की याचिका पर सुनवाई है। ललित साहब की बेंच में ही सुनवाई है, सबसे पॉजिटिव इन नेचर खबर है, और इसमें ट्रिपल बेंच सुनवाई करेगी। विनीत जी हैं और जो है पंकज कुमार जायसवाल जी हैं, और पिछली डेट पर ये प्रमुखता से जज साहब ने कहा था कि एक हफ्ते में अगले हम हफ्ते ऑर्डर दे रहे हैं। अब देखते हैं, आज स्पेशली जो है प्रे की जाएगी हाई मेरिट अभ्यर्थियों के द्वारा। कहीं ना कहीं देखिए हाई मेरिट अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि जजमेंट आ जाए, चूँकि अब नियुक्तियां होंगी या इसके बाद 31,000 में से कुछ बाहर करके नियुक्तियां हों, वो एक सी बात है। ऑर्डर आ जाए, सारा विवाद खत्म हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज जो है ऑर्डर के रिलेशन में क्या कुछ बड़ी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ललित साहब के लिए भी रहेगा, चूँकि उन्होंने ऑलरेडी कहा भी था। अब इस बार देखिए क्या कुछ कहते हैं। तो फिलहाल के लिए जो भी अपडेट होंगी वो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो 37,339 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं उनका भी
जो मुश्किल समय है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब कितना लेट होगा, बहुत ज़्यादा लेट होगा तो इसी हफ्ते आ जाना है, जहाँ तक पूरी संभावना है। अब भाई जज साहब के ऊपर से ही भरोसा उठ जाएगा अगर इस हफ्ते नहीं आ पाता है। भाई कितना लेट लगेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते खुद ही गुजर गए हैं, 15 दिन का समय हो गया। तो ऐसे में इस हफ्ते ऑर्डर आ जाना चाहिए और ऑर्डर आते ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट थी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।